हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो लेसन पढ़ रहे थे मानव में परिसंचरण तंत्र, उसमें हमने देखा था, जब स्टार्ट किया था वो लेसन तब हमने देखा था कि हम इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो पार्ट था, हमारा पहला जो भाग था वो था ब्लड। ब्लड या इसे हम हिंदी में कहें तो रक्त। रक्त ये वाला पार्ट था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके जितने भी प्रमुख घटक थे, यानी कि इसकी जो रक्त कणिकाएं, इसमें जो प्लाज्मा पाया जाता है, उसके बारे में भी हमने सब देख लिया था। रक्त के क्या कार्य हैं वो भी देख लिया था। दूसरा हमने कहा था कि हम हृदय को पढ़ेंगे, हृदय यानी कि हार्ट को पढ़ेंगे, और उसके अंदर भी हमने हृदय के अंदर जितनी भी रक्त वाहिनियाँ होती है, हृदय की स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसकी जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसका एक छोटा सा जो टॉपिक है वो बच गया था, उसे अब आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही हमने बात की थी कि हम जो है लसिका तंत्र, इस लेसन के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ने वाले थे, जिसमें से ब्लड, हृदय और लसिका तंत्र, ये रह गया था अपना, है ना। तो ब्लड हमने कंप्लीट कर लिया था, हृदय हमने पढ़ लिया था, उसका छोटा सा टॉपिक है वो आज हम पढ़ लेंगे। और इसके अलावा हमारा जो लसिका तंत्र था वो बाकी रह गया था। तो आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हृदय का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, जो इसी से रिलेटेड है, हृदय से ही रिलेटेड है, उसे हमें पढ़ना है। और इसके बाद में हम लसिका तंत्र को पढ़ेंगे, और इसके बाद में हमारा छोटा सा एक टॉपिक और रह जाएगा रोग के बारे में, कि हृदय के अंदर कौन कौन से रोग जो होते हैं वो हृदय के द्वारा, उसमें कैसे परिवर्तनों के द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, वो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये एक छोटा सा टॉपिक है, उसे हमें कंप्लीट करना है। और जो कि क्योंकि ये हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे। परिसंचरण तंत्र की बात की जाए तो परिसंचरण तंत्र जो है हमने शुरुआत में ही कंप्लीट कर लिया था। जब ये लेसन हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर शुरू में ही हमने बात कर ली थी परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी हमने ले ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमने जब हार्ट की संरचना पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि हार्ट की संरचना के अंदर रक्त वाहिनियां होती है और हार्ट तो होता ही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब हमारे ऊतकों में, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जब रुधिर बन जाता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रुधिर के अंदर जब मिल जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रुधिर कहते हैं। तो उस अशुद्ध रुधिर को हमारी बॉडी से हृदय तक लाने का कौन काम करती है, महाशिरा करती है। महाशिरा करती है। शिरा जो होती है, हमने पढ़ी थी ना कि शिरा क्या काम करती है, हृदय के अंदर रुधिर लाने का काम करती है। और धमनी क्या करती है, हृदय से दूर ले जाने का, रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का काम करती है। तो महाशिरा जो है वो क्या करेगी, ऊतकों के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, यानी कि अशुद्ध रुधिर जो है वो बनेगा, उसको कहाँ पे लाएगी, हृदय के दाएं भाग में। ये दायां भाग हो गया, वो बायां भाग हो गया। हृदय की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में, उसमें हमने देखा था ना कि हृदय में एक तो दायां भाग होता है, बायां भाग। ऊपर की ओर 2 आलिंद होते हैं, नीचे की ओर 2 निलय होते हैं। आलिंद छोटे होते हैं, निलय बड़े होते हैं। जो इधर वाला पार्ट है, जो कि आपको ये इधर दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा हो गया, दायां आलिंद, और ये दायां निलय। इधर बायां आलिंद और ये बायां निलय, है ना। तो सबसे पहले जो ऊतकों के अंदर अशुद्ध रुधिर बनेगा, उसको महाशिरा कहाँ पर लाएगी, दाएं आलिंद में लाएगी। फिर वहां से वो कहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट थे, कपाट थे, हमने पढ़ा था कपाट थे। उन कपाट के द्वारा वो किस में आ जाता है, दाएं निलय के अंदर आ जाता है। अब दाएं निलय में रक्त जो आ रहा है वो कैसा है, अशुद्ध है, अशुद्ध रक्त है। उसे शुद्ध होने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, फुफ्फुस के अंदर जाना पड़ेगा। शुद्ध होने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, फुफ्फुस में। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करते हैं, या हम यूं कहें कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो है फेफड़ों के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। अब यहाँ पर जो ब्लड आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है,
अब इसे शुद्ध होने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा? फेफड़ों के अंदर, फुफ्फुस के अंदर जाना पड़ेगा। और अशुद्ध रुधिर को बाएं निलय से फुफ्फुस में ले जाने का काम कौन करती है? हम जानते हैं कि फुफ्फुस धमनी जो होती है वो ये कार्य करती है। फुफ्फुस धमनी क्या काम करेगी? बाएं जो अपना निलय है, दायां निलय है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को कहाँ ले जाएगी? फुफ्फुस के अंदर ले जाएगी। ठीक है। अब जो इस हृदय से जो ब्लड बनेगा वो कहाँ आ जाएगा? फुफ्फुस के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा? फुफ्फुस के अंदर ऑक्सीजन युक्त जो ऑक्सीजन जो होगी वो किसमें मिल जाएगी? ब्लड के अंदर मिल जाएगी, रक्त के अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब अब रक्त कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, रक्त शुद्ध हो गया। अब इस शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। अब इस शुद्ध रक्त को वापस इस हृदय के अंदर कौन लेके आएगा? हम जानते हैं इसमें कौन लाता है? फुफ्फुस शिरा लेके आती है। वैसे तो शिरा क्या काम करती है? वैसे तो शिरा जो है वो महाशिरा, या हम शिरा की बात करें तो वो क्या काम करती है? इसमें लाने का काम करती है, शुद्ध रुधिर को लाने का काम करती है। लेकिन ये शिरा जो होगी वो क्या करेगी? ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ पर लाएगी? बाएं आलिंद के अंदर लाएगी। किसमें लाएगी? बाएं आलिंद में लाएगी। अब बाएं आलिंद से वो रक्त कहाँ पर आ जाएगा? बाएं निलय के अंदर आ जाएगा। तथा बाएं निलय से फिर वापस क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है या शुद्ध रुधिर जो है वो किस धमनी के द्वारा? महाधमनी के द्वारा किस में आ जाएगा? उत्तकों के अंदर आ जाएगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, यानी पूरी बॉडी में वो चला जाएगा। क्लियर है? फिर से समझते हैं एक बार कि उत्तकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है वो महाशिरा द्वारा दाएं भाग में आता है। दाएं भाग से वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है? फेफड़ों के अंदर चला जाता है। फेफड़ों से वापस जब ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ पर लाया जाता है? बाएं भाग में लाया जाता है। और बाएं भाग से फिर से फुफ्फुस महाधमनी जो होती है उसके द्वारा कहाँ पर लाया जाता है? उत्तकों में लाया जाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो ब्लड है वो कितनी बार? 2 बार जो है हृदय से होकर गुजरता है। 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। पहले उत्तकों से हृदय में आया, एक बार तो हृदय में दाएं भाग में आ गया, फिर वो वापस कहाँ गया? फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से फिर से वापस वो कहाँ पे आया? हृदय के अंदर। एक बार दाएं भाग में और दूसरी बार बाएं भाग में आया। उत्तकों तक पहुंचने से पहले 2 बार हृदय के अंदर रक्त आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको कि 2 बार जो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें उत्तकों तक पहुंचने से पहले या शरीर के अंगों तक पहुंचने से पहले जो रक्त होता है वो 2 बार हृदय में लाया जाता है। एक बार दाएं भाग में, एक बार बाएं भाग में, है ना? दाएं भाग में लाया जाता है, फिर बाएं भाग में लाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब दोहरे परिसंचरण तंत्र के, अगर हम दोहरा परिसंचरण तंत्र के महत्व की बात करें तो इसका क्या महत्व हो जाएगा? हम जानते हैं कि 2 बार हृदय के अंदर रक्त को लाया जाता है ना? एक तरफ अशुद्ध रक्त होता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लासों के अंदर कि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है ना? दाएं भाग में कैसा होगा? अशुद्ध रक्त होगा, जबकि बाएं भाग में कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। हमने ये पढ़ा था। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक ही हार्ट में 2 रक्त भरा हुआ है, लेकिन ये कभी भी जो है मिक्स नहीं होता, कभी भी एक दूसरे के अंदर ये मिलता नहीं है, ये मिक्स नहीं होता है ना? तो ये एक प्रकार का इसका महत्व हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको एक बार? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, किस प्रकार से ये दोहरा परिसंचरण तंत्र इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 बार जो है हृदय के अंदर रक्त लाया और ले जाया जाता है उत्तकों तक पहुंचने से पहले। इसी को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है अपना लसिका तंत्र। यहाँ तक जो है हार्ट का पूरा जितना भी अपना टॉपिक था, जितना भी हार्ट के बारे में हमें समझना था वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है लसिका तंत्र के बारे में।
लसिका तंत्र क्या होता है और उसमें क्या, वो किस प्रकार से क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती है, वो अब हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का हमारा लास्ट का, जो इस लेसन का जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, जिसका नाम है लसिका तंत्र। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप क्लास नहीं लोगे क्या, अब आप क्लास नहीं लोगे क्या। तो ऐसा नहीं है, क्लासेस ज़रूर लेंगे, जैसे भी टाइम मिलता है मैं क्लास ले लेती हूँ। क्लासें आपकी रेगुलर होगी, आप ये मत सोचिए कि क्लासें नहीं होगी, आपका कोर्स पूरा करवाया जाएगा। मैं जितनी कोशिश होगी मैं आपकी जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपकी क्लासें लेने की कोशिश करूँगी। किसी काम से कोई क्लास नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी क्लासें हो सकें। चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, सबसे पहले बात करते हैं कि लसिका तंत्र में हमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर कितने टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमें 3 पार्ट क्लियर करने हैं, या 3 भागों में इसे बांटा गया है, हमें इसमें 3 भाग बंटने हैं। सबसे पहला तो खुद लसिका, जिसे लिम्फ भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसमें हमें लसिका पढ़ना होता है, और लसिका को इंग्लिश में कहा जाता है लिम्फ। दूसरा हमें पढ़ना है लसिका वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लसिका वाहिनियां। और तीसरा हमें क्या पढ़ना है, लिम्फ नोड। क्या पढ़ना है, लिम्फ नोड, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है लसिका पर्व, लसिका पर्व। लसिका, लसिका वाहिनियां तथा लसिका पर्व, ये तीनों हमें कंप्लीट करना है लसिका तंत्र के अंतर्गत। बहुत इजी है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि लसिका क्या होता है। प्लाज्मा की तरह ही होता है, कुछ अलग होता है इसके अंदर, वो आज हम क्लियर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, चित्र बना बनाकर समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, लसिका क्या होता है। लसिका जो है वो क्या है संरचना है। हम जानते हैं कि जो हमारा उत्तक होता है, या हमारे जो उत्तक होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, उसमें ब्लड को लाने का, शुद्ध ब्लड को लाने का या शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करती है। शुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करती है, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, कौन काम करती है, उधर से जो पूरे बाएं भाग से शुद्ध रक्त को लाती है, लाने का काम कौन करती है, कौन करती है। तो हम जानते हैं कि बाएं भाग से रक्त को लाने का काम कौन करती है, धमनी करती है, या हम यूं कहें कि महाधमनी लाती है, महाधमनी लाने का काम करती है। और ये महाधमनी जो है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था, महाधमनी जो है हमने इसके स्तर पढ़े थे, धमनी और शिरा के हमने स्तर पढ़े थे, जिसमें हमने 3 स्तर पढ़े थे। और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है, सबसे अंदर की ओर जो स्तर होता है, हम जानते हैं कि वो किसका बना होता है, अंतःकंचुक का बना होता है, अंतःकंचुक का बना होता है, ये हमने पढ़ लिया था। अंतःकंचुक जिसे हम एंडोथीसियम भी कहते हैं, शल की उपकला का, शल की उपकला कोशिकाओं का बना होता है, शल की उपकला उत्तक का बना होता है, सॉरी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि महाधमनी का जो आंतरिक स्तर है वो शल की उपकला उत्तक का बना होता है, यानी कि महाधमनी का जो स्तर है वो बहुत मोटा होता है। इसमें 3 स्तर होते हैं, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और आंतरिक कंचुक, ये हमने पढ़ा था। और आंतरिक कंचुक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोथीसियम भी कहते हैं, जो कि शल की उपकला उत्तक का बना होता है। अब ये जो महाधमनी है वो आगे जाकर छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती है। हमने पढ़ा था ना, कैपिलरीज केशिकाएं पढ़ी थी, आपको याद हो तो, जब हमने शिरा और धमनी और ये कैपिलरीज पढ़ी थी, यानी रक्त वाहिनियां जब हमने पढ़ी थी, तो हम जानते हैं कि ये जो महाधमनी है वो क्या करती है, महाधमनी हो या चाहे महाशिरा हो, आगे जाकर छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है। वो नलिकाएं बहुत ही पतली होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं केशिकाएं। क्या कहेंगे, केशिकाएं। ये इस तरह से, एक मिनट, है ना,
महाधमनी जो है वो आगे जाकर छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी रक्तवाहिनियों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। और फिर यहाँ से यानी कि जब उत्तक से वापस रक्तवाहिनियां निकलती है तो वो किस रूप में निकलती है, महाशिरा के रूप में। महाशिरा जो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाती है, हृदय के अंदर ले जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो है ये पढ़ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, रक्त आएगा। रक्त कौन लाएगी, महाधमनी लेके आएगी, महाधमनी रक्त को लेके आएगी। और कौन सा रक्त लाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेके आएगी, अशुद्ध रक्त को लेके आएगी। अब ये अशुद्ध रक्त जो है, अब ध्यान दीजिएगा, महाधमनी की हमने बात की कि ये 3 स्तर की बनी होती है, इसलिए इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, बहुत मोटी होती है। ये अगर मैं भित्ति की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, बहुत मोटी होती है। तो यहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो रक्त है वो इसमें छन जाएगा, नहीं छन सकता, बाहर निकल ही नहीं सकता। अब क्योंकि ये आगे जाकर छोटी छोटी, ये एक पतली वाहिनी होगी, ये समझिए, ये एक पतली वाहिनी होगी, ये एक पतली वाहिनी होगी। ठीक है, आगे जाकर एक छोटी छोटी पतली वाहिनियों में बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज, केशिकाएं कहते हैं। मान लीजिए ये केशिकाएं है, एक केशिका ये है। और हम जानते हैं जब हमने केशिका को पढ़ा था, कैपिलरीज को पढ़ा था, तब हमने उसमें देखा था कि उसकी जो भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। और वो बहुत ही पतली पतली, ये भी कैसी होती है, इनकी चौड़ाई भी कैसी होती है, कम होती है। इस वजह से इनके अंदर जो रक्ताणु होते हैं यानी कि आरबीसी होती है, वो भी कैसी होती है, मुड़ कर जाती है। अगर आरबीसी भी होगी वो भी कैसे आगे जाएगी, तो वो कैसे जाएगी, मुड़ कर जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि ये जो है बहुत ही ज्यादा पतली पतली होती है। अगर ये पतली है तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड होगा वो कैसा क्या करेगा, यहाँ पर छन जाएगा। ब्लड जो होगा वो छन जाएगा, ब्लड जो होगा वो क्या हो जाएगा, छन जाएगा। छनने से यहाँ पर एक प्रकार का तरल जो होगा, जो कि ब्लड में होगा, वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जैसे ये उत्तक है, इसके अंदर ये क्या हो गई, कोशिकाएं होगी। ये मान लीजिए ये कोशिकाएं होगी, तो इनको क्या चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, जो ब्लड लेकर आएगा। ये रक्त जो है पोषक पदार्थों को लेकर आएगा। तो अब इनको जो पोषक पदार्थ चाहिए वो किसमें से लेगी, ये ब्लड में से लेगी। तो ब्लड तो सारा का सारा तो नहीं जाएगा, लेकिन ब्लड जो क्या हो जाएगा, छन जाएगा। क्यों छन जाएगा, क्योंकि इनकी भित्ति जो होती है वो बहुत पतली होती है। अब यहाँ पर ब्लड जो होगा वो छन छन कर कोशिकाओं में पहुंचेगा, और इसमें जो एक तरल निकलेगा, ब्लड जो है छनेगा तो उसमें से एक तरल भाग निकलेगा। इस तरल भाग में क्या क्या होगा वो देखिए। इसमें होगा एक तो WBC होगी, WBC होगी, लेकिन RBC नहीं होगी। मान लीजिए ये कोई RBC है, RBC है, तो ये RBC नहीं छन पाएगी। RBC इसके अंदर छनकर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि RBC का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। RBC का, हमने जब RBC, WBC और प्लेटलेट्स पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि RBC जो होती है वो आकार में सबसे बड़ी होती है, फिर होती है प्लेटलेट्स, और फिर होती है अपनी WBC, फिर होती है अपनी WBC। तो RBC का आकार बड़ा होता है तो RBC तो छन के नहीं आएगी, WBC का आकार छोटा होता है तो WBC आ जाएगी इस तरह भाग में। और क्या आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है प्रोटीन जो होते हैं, जैसे प्रोटीन हमने पढ़े थे, हमने जब प्लाज्मा को पढ़ा था तब हमने उसमें प्रोटीन पढ़े थे, याद कीजिए, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, तो ये सारे हमने प्रोटीन्स पढ़े थे। तो वो प्रोटीन्स जो होंगे वो सारे के सारे तो नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोटीन्स का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो सारे के सारे प्रोटीन्स तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ प्रोटीन्स जो है वो आ जाएंगे छोटे, अगर आकार में छोटे प्रोटीन्स जो होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन्स आ जाएंगे, थोड़ी मात्रा में WBC आ जाएगा। ठीक है, और प्लेटलेट्स भी नहीं आएगा, प्लेटलेट्स भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का आकार भी थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इन कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरल भाग में मिल जाएगा। ये रक्त तो आगे जा रहा है, रक्त से छन छन कर भाग जो निकल रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, वो एक प्रकार का तरल है, वो एक प्रकार का तरल भाग जो है, इसे हम प्लाज्मा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होती है ना, प्रोटीन्स भी होती है। वो अलग टाइप का जो हमने पढ़ लिया है प्लाज्मा के बारे में, तो उसके अंदर तो प्रोटीन्स होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन्स नहीं है। तो अब देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी वो कहाँ मिल जाएगी, इस तरल भाग में मिल जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाएगी, इस तरल भाग में मिल गई। ठीक है, अब क्या होगा,
होगा, इस तरल भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होगा, इसमें WBC होगा, लेकिन RBC और प्लेटलेट्स नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये भरा तो नहीं रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि अब निकल रहा है तो यहीं पे भर कर रह गया। ऐसे तो बहुत सारे अगर मान लीजिए भर गए तो कोशिकाएं फूलने लग जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी छोटी सी जो है वाहिनियां बनेगी। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी जो है वाहिनियां पाई जाती है, इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी सी वाहिनियां पाई जाती है। ये वाहिनियां क्या करती है, इस जो ये जो तरल भाग है इसको क्या करती है, कलेक्ट करती है, इसको लेती है। और अब इस तरल भाग को क्या कहा जाएगा, इस तरल भाग को कहा जाएगा लसिका। क्या कहा जाएगा, लसिका। जब ये इनके अंदर आ जाएगी, इन वाहिनियों के अंदर आ जाएगी, जिन्हें हम कहेंगे लसिका वाहिनियां। इन लसिका वाहिनियों में, ये जो लसिका वाहिनियां हैं, इसके अंदर अब क्या होगा, ये तरल भाग आ जाएगा और इस तरल भाग को अब हम क्या कहेंगे, लसिका कहेंगे। क्या कहेंगे, लसिका कहेंगे। क्या कहेंगे, लसिका कहेंगे। लसिका किसे कहेंगे, जब रक्त जो है छन जाता है, उसमें से तरल पदार्थ निकलता है जिसमें कुछ मात्रा में WBCs होती है, RBC नहीं होगी, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि कोशिकाएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालती है तो वो इसी में मिलता है ना। प्रोटीन्स कुछ मात्रा में होता है, WBC होती है, लेकिन थ्रोम्बोसाइट जिसे हम कहें या प्लेटलेट्स कहें तो वो नहीं होता है, ठीक है। अब इनको ये क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, क्योंकि जितना बन रहा है प्लाज्मा, जितना तरल पदार्थ बन रहा है तो वो यहीं पर तो नहीं रहेगा ना, यहाँ पर रहेगा तो कोशिकाएं फूलती जाएगी इस तरह से। तो अब इनको क्या करेगी, ये जो लसिका वाहिनियां हैं ये इनको कलेक्ट करेगी, लेने का काम करेगी, ठीक है। और फिर क्या करेगी, ये लसिका वाहिनियां इनको कहाँ ले जाएगी, इनको फिर से कहाँ ले जाएगी, इस महाशिरा के अंदर, महाशिरा में ले जाएगी। ये लसिका वाहिनियां इनको कलेक्ट करेगी और महाशिरा में ले जाएगी। अब आप कहोगे कि जब यहाँ से लेना ही था, इसको वापस महाशिरा में मिलाना ही था, तो फिर ये आए क्यों, ये डायरेक्ट ही यहीं से चला जाता ना, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, वो देखो, यहाँ पर कुछ लसिका वाहिनियों में कुछ स्थानों पर क्या पाई जाती है, लसिका गांठें पाई जाती है। लसिकाएं जो है आपस में, इनकी कोशिकाएं मिलकर कुछ गांठें बना देती है, और इन गांठों को क्या कहा जाता है, इन गांठों को कहा जाता है लसिका पर्व। क्या कहा जाएगा, इन गांठों को कहा जाएगा लसिका पर्व, ठीक है। लसिका वाहिनियां जो होती है वो आगे जाकर कहीं कहीं पर गांठें नुमा संरचना बना देती है, जिसको हम कहते हैं लसिका पर्व। और इस लसिका पर्व में क्या होता है, तो इस लसिका पर्व में याद कीजिए WBC का एक प्रकार था, हमने लसिकाणु पढ़ा था, है ना, लिम्फोसाइट्स, लसिकाणु पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या होती है, लसिकाणु होता है, लसिकाणु होता है, ठीक है। इसमें अगर यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये जो लसिका पर्व है इसमें क्या होते हैं, लसिकाणु होते हैं, लसिकाणु। अब ये लसिकाणु क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो तरल भाग आ रहा है, जो लसिका वाहिनियों के अंदर लसिका जो आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर होता है लसिकाणु, और ये लसिकाणु क्या काम करते हैं, इसके अंदर, इस लसिका पर्व के अंदर लसिकाणु क्या काम करेंगे कि लसिका के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन तो नहीं आ गया है, उसका कौन पता लगाएंगे, ये लसिकाणु लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ब्लड के अंदर कोई भी मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया आ गया, कोई रोगजनक आ गया, है ना, रोगाणु आ गया, तो उसका पता कौन लगाएगा, उसको पता लगा के शरीर को बताएगा कौन, इम्यूनिटी सिस्टम को बताएगा कौन, यही लसिकाणु बताएंगे। और ये लसिकाणु कहाँ होते हैं, इस लसिका पर्व के अंदर होते हैं। जब यहाँ पर ये लसिकाणु आएंगे, लसिका आएगी, तो ये क्या करेंगे, उसका पता लगाएंगे कि इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया तो नहीं है, क्या वो हमारे बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता है। जब पता लगा देंगे, फिर आगे जाकर वापस इसको कहाँ पर मिला देंगे, इस महाशिरा के अंदर मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे, महाशिरा के अंदर। अब देखिए, लसिका जो बना है अपना, लसिका जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स है, WBCs है ना, वो कहाँ जा रहा है, उत्तकों से हृदय की ओर ले जाया जा रहा है। उत्तकों से कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि ये हृदय के अंदर कैसे जाएगी, महाशिरा जो है वो कहाँ जा रही है, हृदय के अंदर जा रही है ना, तो महाशिरा के अंदर इसको मिला दिया जाता है। तो लसिका बना कहाँ पे, उत्तकों के अंदर बना, है ना, और उत्तकों से अब ये कहाँ पर ले जाया जाएगा, हृदय के अंदर, हृदय की ओर ले जाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लसिका जो
लसिका जो होता है, लिम्फ जो होता है, वो हमेशा उत्तकों से कहाँ ले जाया जाता है? हृदय की ओर ले जाया जाता है। कहाँ ले जाएगा? हृदय की ओर ले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात कर ली अपन ने लसिका क्या होता है। लसिका क्या होगा कि जब रक्त छन जाएगा और उसमें से तरल पदार्थ बाहर आएगा, उसी को अपन क्या कहेंगे? लसिका कहेंगे। लेकिन वो छने हुए भाग में WBC होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और कुछ मात्रा में प्रोटीन्स होगा। लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होगा? आरबीसी नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी की साइज बड़ी होती है। प्लेटलेट्स भी नहीं होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स की साइज भी बड़ी होती है। और ऑक्सीजन जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन किसके साथ मिला होता है? ऑक्सीजन जो होगा ये आरबीसी है, तो हम जानते हैं कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही किसको बाइंड करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है, अपने से ऑक्सीजन को जोड़कर पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। तो अब क्योंकि इसके अंदर जो ये हमने पढ़ा कि इसके अंदर आरबीसी तो आई नहीं, आरबीसी तो आई नहीं, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें क्या होगी? कम होगी। होगी, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन आएगी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की जो ये लिम्फ बना है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी जो होती है वो नहीं होती है। तो कुछ मात्रा में इसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो निकल जाती है। बाकी ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ होती है? रक्त के साथ में ही होती है। रक्त में ही ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, शुद्ध रक्त में ही होती है, इसमें वो इतनी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक? अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जरूर सॉल्यूशन करूंगी कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो ये होता है अपना लसिका का पूरा तंत्र। लसिका जो होता है वो तरल पदार्थ होता है, जो छना हुआ रक्त होता है उसी को लसिका कहते हैं। लसिका को जो ग्रहण करने वाली वाहिनियां होती है, जो कि बहुत पतली पतली होती है, उसको अपन लसिका वाहिनियां कहते हैं। और लसिका वाहिनियां जो है, आगे जाकर लसिका वाहिनियों में कहीं कहीं स्थानों पर जो है कुछ गांठें पड़ जाती है, कुछ गांठ नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं लसिका पर्व। और ये लसिका पर्व जो है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? लसिकाणु पाए जाते हैं, जो WBC का प्रकार है। और ये क्या करते हैं कि कहीं ब्लड में कोई पैथोजन, रोग कारक या रोगाणु या कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया है, उसका ये पता लगाने का काम करते हैं। और फिर ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसके द्वारा शरीर को पता लग जाता है कि हमारे शरीर में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया है। फिर ये कैपिलरीज आगे जाकर इसको कहाँ मिला देती है? महाशिरा के अंदर इस लसिका को मिला देती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर? अब हम पढ़ेंगे लसिका जो होता है, लसिका और हमारा जो ब्लड है उसमें क्या अंतर है। चलिए अब हम रुधिर और अपना जो लसिका है उसके अंदर अंतर देख लेते हैं। ब्लड और लिम्फ, इनमें क्या अंतर होता है, क्या किस तरह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए, जो रुधिर होता है, रुधिर के अंदर हम जानते हैं कि रुधिर जो है, हमारा जो ब्लड है उसका कलर कैसा है? लाल रंग का है ना। तो हमारा ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रंग के आधार पर अगर इसके हम अंतर ज्ञात करें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। जबकि हमारी जो लसिका होती है उसका कलर कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होगा? रंगहीन। अब ब्लड का जो रुधिर ब्लड जो है उसका जो रंग है वो लाल रंग क्यों है? हम जानते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कणिका आरबीसी होती है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। ठीक है, जबकि लसिका जो है वो रंगहीन है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी नहीं होती है। अभी हमने समझा ना कि ब्लड आता है तो वो छन जाता है, उसकी पतली पतली भित्तिकाएं, कैपिलरीज यानी कि केशिकाओं की पतली पतली भित्ति द्वारा वो छन जाता है। लेकिन आरबीसी जो होती है उसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। आकार बड़ा होने की वजह से वो नहीं छन पाती है, वो नहीं छन पाती है ना, वो कोशिकाओं तक ऊतक के अंदर वो नहीं छन पाती है। अगर वो नहीं छनेगा तो वो आरबीसी उसके अंदर होगी ही नहीं, लिम्फ जो होगा उसमें आरबीसी होगी नहीं। ठीक है ना, तो आरबीसी नहीं होने की वजह से इसका जो कलर है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, जो रुधिर होता है उसमें WBC की मात्रा कम होती है। रुधिर के अंदर WBC की मात्रा कम होती है, जबकि लसिका के अंदर WBC जो है अधिक होती है। अभी हमने देखा कि केशिकाओं के अंदर जो है वो छन जाता है, तब उसके अंदर WBC भी उसके साथ छन जाती है, और इसके साथ साथ वो लिम्फ नोड में भी WBC पाई जाती है। तो WBC की मात्रा जो है वो लसिका के अंदर अधिक होती है।
और क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी ही होता है और हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का कलर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, वो रंगहीन होती है ना, श्वेत होती है, वो रंगहीन होती है। इसी वजह से क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक है और आरबीसी नहीं है, इसी वजह से इसका कलर कैसा होता है, कलर होता ही नहीं है, ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। ठीक है। चौथा अंतर हम देखते हैं कि रुधिर जो होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, रुधिर के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, या हम सर्वाधिक का मतलब इसके कंपेरेटिवली अधिक पाया जाता है, ज्यादा होता है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, ये सारे के सारे प्रोटीन जो है वो रुधिर में अधिक पाए जाते हैं। जबकि अभी हमने देखा कि प्रोटीन जो है उसके आकार बड़ा होने की वजह से वो छन नहीं पाता है, और जो छोटे आकार के कुछ प्रोटीन्स होते हैं वही छनकर लसिका के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। तो लसिका के अंदर प्रोटीन की मात्रा कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि रुधिर के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसके कंपेरेटिवली या इसके अकॉर्डिंग, या हम यूँ कहेंगे इसकी तुलना में ये कैसा होता है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा किसमें अधिक होती है, रुधिर के अंदर होती है। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक क्यों होगी, क्योंकि उसमें आरबीसी होती है, आरबीसी जो है किसको बाइंड करती है, ऑक्सीजन को बाइंड करती है, ऑक्सीजन को जोड़ती है। ठीक है। और इसके साथ साथ पोषक पदार्थ भी होते हैं इसके अंदर। रुधिर जो होता है वो कार्य उसका यही होता है, रुधिर का कार्य क्या होता है, पोषक पदार्थों को ले जाने का काम करता है। ठीक है। तो इसके अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा अधिक होगी, जबकि जो लसिका होता है उसके अंदर पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जबकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो किसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनकर निकलेगा वो किसमें मिल जाता है, लसिका में मिल जाता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जबकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा और पोषक पदार्थ दोनों की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक, जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया था और ब्लड के बारे में जब हमने पढ़ा था उसमें हमने यही देखा था कि ये कैसा होता है, तो तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होने की वजह से प्लाज्मा ही इसको कैसा बनाता है, तरल बनाता है। और इसको संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखने का काम करता है। संयोजी उत्तक क्या होते हैं, जो शरीर को एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं शरीर के। तो ये भी कैसा क्या करता है, ये भी हमारी पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये कैसा होता है, संयोजी उत्तक होता है। और तरल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा अधिक मात्रा में होता है, प्लाज्मा पाया जाता है। हम यूँ कहें कि इसके अंदर प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा इसको तरलता प्रदान करता है, इसलिए ये तरल संयोजी उत्तक होता है। जबकि जो लसिका होता है वो क्या होता है, लसिका अभी हमने परिभाषा की बात की, अभी हमने समझा उसको, लसिका क्या है, जब रक्त छन जाता है तो छने हुए भाग को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। तो लसिका क्या हो जाएगा, छना हुआ रुधिर है। लसिका जो है जब रुधिर छन जाएगा, ब्लड छन जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, छने हुए भाग को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, छना हुआ रुधिर होता है। जबकि ब्लड जो है वो कैसा है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। और अगर हम अंतर की बात करें तो रुधिर कैसा होता है, रुधिर किसका पार्ट होता है, रुधिर होता है अपने रक्त परिसंचरण का तंत्र का भाग होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। जबकि लसिका जो होता है वो किसका भाग होता है, लसिका तंत्र का भाग होता है। लसिका किसका होगा, लसिका तंत्र का भाग होता है। ये इसका एक पूरा ही तंत्र अलग से होता है, जिसके अंदर लिम्फ नोड होता है, लिम्फेटिक उसके अंदर जो वाहिनियां होती है, वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, जिसमें लसिका होता है। तो ये पूरा अपना एक तंत्र अलग से बनाता है। जबकि रुधिर जो होता है वो कैसा होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग होता है, यानी कि वो रक्त परिसंचरण तंत्र में वो पार्ट भाग लेता है। यानी कि वो रक्त परिसंचरण तंत्र जब हमने पढ़ा था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, रक्त पढ़ा, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हृदय पढ़ा हमने, हृदय के अलावा उसमें रक्त वाहिनियां पढ़ी, तो इसी का एक भाग होता है। तो ये हमने बात की रुधिर और लसिका के अंदर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रुधिर और लसिका के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं, बताइए। तो ये आपके सामने अंतर मैंने बता दिए हैं, ये अंतर होते हैं। तो हमने जो लसिका तंत्र पढ़ा है उसके हमने 3 भाग पढ़े हैं, एक तो लसिका, लसिका वाहिनियां और हमने क्या पढ़ा है, लसिका पर्व।
लसिका पर्व, है ना। तो लसिका क्या होता है, एक बार फिर से जान लेते हैं कि लसिका क्या होता है। जो रक्त छन जाता है, उसका छना हुआ जो तरल होता है, छना हुआ जो भाग होता है, उसी को अपन लसिका कहते हैं। ये कैसा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कैसा होगा, रंगहीन होगा, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती है, इसमें डब्ल्यूबीसी ही होती है, प्लेटलेट्स भी नहीं होती है, तो रंगहीन होता है। ठीक है, और कैसा होता है, ये अल्प पारदर्शक होता है, यानी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता है, ये पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता है, कुछ हद तक ये अल्प पारदर्शक होता है, इसलिए इसको कहता है अल्प पारदर्शक। और कैसा होता है, तो ये होता है क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। और ये कैसा होता है, समहन उत्तक होता है, समहन उत्तक होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी के अंदर संचरण करता है, इसलिए ये कैसा होता है, समहन उत्तक होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हमने देखा कि लसिका के अंदर जो है क्या होगा, आरबीसी जो होगी वो नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, आरबीसी नहीं होती है, प्लेटलेट्स नहीं होती है, केवल और केवल क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी ही पाई जाती है। कुछ मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रोटीन से जो होंगे वो कैसे होंगे, कम होंगे। प्रोटीन कैसे होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का साइज बड़े होने की वजह से वो छन नहीं पाते हैं, और जो छोटे आकार के प्रोटीन्स होते हैं वही छन पाते हैं, तो प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कम होते हैं। इनके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी कैसी होती है, कम होती है, जबकि इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना लसिका, इसके ये गुण आपको याद रखने हैं। अब अगर हम लसिका वाहिनियों की बात करें, लसिका वाहिनियां क्या होती है, लसिका वाहिनियां ये भी बिल्कुल कैसी होती है, रक्त वाहिनियों की जैसी होती है। रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त बहता है, और लसिका वाहिनियों में क्या बहने लगेगा, लसिका बहता है। ये लसिका जो वाहिनियां होती है वो लसिका को कलेक्ट करती है तथा वापस किसमें छोड़ देती है, महाशिरा के अंदर। और लसिका वाहिनियां जो होती है वो बहुत पतली पतली इस तरह से पूरे शरीर के अंदर एक तरह से जाल बनाए हुए ये पाई जाती है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो लसिकाएं जो होती है, लसिका वाहिनियां जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जालनुमा संरचना बनाकर ये रहती है। बिल्कुल कैसी होती है, लसिका हमारी रक्त वाहिनियों की जैसी होती है। इनके अंदर क्या बहता है, लसिका बहता है। और लसिका वाहिनियां जो होती है वो हमेशा हमारी जो बॉडी है, हमारा जो उत्तक है, उससे किसकी तरफ ये होती है, हार्ट की तरफ, हृदय की तरफ होती है, हृदय की तरफ ये चलती है। ठीक है, और इसमें जो हमने अभी देखा था कि लसिका जो होता है वो उत्तकों से हृदय की ओर जाता है। ठीक है, इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, बहुत पतली होती है। और नेक्स्ट हमने बात क्या की थी, लसिका पर्व की। तो लसिका पर्व क्या होते हैं, लसिका पर्व जब लसिकाएं जो होती है वो बहुत सारी लसिकाएं जब इस तरह से पूरे शरीर के अंदर फैली रहती है, तो कहीं कहीं पर जो लसिकाएं हैं, लसिका वाहिनियां जो है, लसिका वाहिनियां जो है वो क्या करती है, गांठनुमा संरचना बना लेती है, एक गांठनुमा संरचना बना देती है इस तरह से, और इसी को अपन कहते हैं लसिका पर्व, लसिका पर्व। और इस लसिका पर्व में होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार जो है वो कौन सा, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार कौन सा होता है, लसिकाणु, लसिकाणु, लसिकाणु होता है, लसिकाणु होता है। ठीक है, और क्योंकि एक डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी ही इसके अंदर क्यों होती है, तो हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है, या हम यूँ कहें कि लसिकाणु जो है, या हम डायरेक्ट कह लें कि डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंदर कोशिका भित्ति को भेदने की क्षमता होती है, वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को भेद कर बाहर आ सकती है, इसीलिए उसमें से छन भी जाती है, इसका आकार भी छोटा होता है और ये छन भी जाती है ना। ठीक है, तो ये बात की हमने लसिका की और लसिका पर्व तथा लसिका वाहिनियों की। चलिए अब हम लसिका तंत्र के कार्य की बात करते हैं कि लसिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं, ये क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। तो ये रक्त से पचित भोज्य पदार्थ व ऑक्सीजन को लेकर उत्तकों तथा उत्तकों से उत्सर्ज्य पदार्थ हार्मोन लेकर
रक्त में देता है। अभी अभी हमने बात की थी कि जो ब्लड आता है, ब्लड जो है आगे ब्लड जो है किस में आता है, धमनियों में आता है। धमनियां जो है छोटी छोटी वाहिनियों में बट जाती है और ये जो वाहिनियां होती है इनमें से ये छनकर कहाँ आ जाता है, रक्त छनकर कहाँ आ जाता है, कोशिकाओं के अंदर आ जाता, रक्त छनकर कोशिकाओं में छना हुआ जो भाग होता है वो कोशिकाओं में आ जाता है। तो इसके साथ जब रक्त के साथ क्या आते हैं, पोषक पदार्थ आते हैं, रक्त के साथ पोषक पदार्थ आते हैं, वो पोषक पदार्थ कहाँ पर चले जाते हैं, कोशिकाओं में चले जाते हैं। तो पचित भोज्य पदार्थ वो ऑक्सीजन को लेकर उत्तकों तथा उत्तकों से उत्सर्जी पदार्थ अब यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, ये कोशिकाओं के मध्य आ जाएंगे और कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो उत्सर्जी पदार्थ बनेगा, उसको वापस ये लसिका वाहिनियों द्वारा कहाँ पर ले जाएंगे, शिरा के अंदर। आगे जाकर ये शिरा में बढ़ जाती है, तो शिरा के अंदर शिरा जो होती है उसमें ये लसिका जो है इन सभी को उत्सर्जी पदार्थ को, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनको कहाँ पर लेके चली जाएगी, शिरा के अंदर लेके चली जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, लसिका तंत्र अवशोषित पोषक पदार्थ विशेष रूप से वसा के परिवहन में सहायक होता है। आंत के अंदर जो वसा अवशोषित होती है इसका भी ये परिवहन करता है। ठीक है, तो लसिका तंत्र किसके सबसे सर्वाधिक किसका परिवहन करता है, वसा का परिवहन करता है। तीसरा हम देखते हैं कि लसिका के अंदर उपस्थित डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं का भक्षण करती है। हमने जब डब्ल्यूबीसी पढ़ा था तब हमने ये भी कहा था कि हमने ये भी पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी जो होती है यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमारे शरीर की सैनिक कणिका होती है, जो क्या काम करती है, रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में अगर एंटर कर जाता है तो ये क्या करती है, उनको नष्ट कर डालती है। कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। और हम जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो किसके अंदर सर्वाधिक पाई जाती है, लसिका में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ ये लिम्फ नोड के अंदर भी होती है, तो लसिका में भी इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अभी हमने अंतर की बात की थी तब पढ़ा था कि लसिका में भी इसके सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और लिम्फ नोड के अंदर भी लसिकाणु पाए जाते हैं और लसिकाणु ही एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। तो इसके अंदर सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी होने की वजह से अगर डब्ल्यूबीसी है प्रेजेंट है तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है तो ये क्या करेगा, उसको भक्षण कर देगी, यानी कि उसको मार डालेगी। इस तरह से ये हमारे शरीर की एक तरह से रोगों से रक्षा करने का भी काम करती है। कौन काम करता है, लसिका, या हम कहें कि लसिका तंत्र जो है वो क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ इनका परिवहन तो करता ही है, इसके साथ साथ हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का भी कार्य करता है। तो आज हमने जो लसिका तंत्र पढ़ा है, हमने लसिका तंत्र के अंदर 3 मुख्य रूप से भाग पढ़े तथा इसके कार्य का हमने वर्णन किया है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है जो कि हृदय संबंधी रोग है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम इस लेसन का जो लास्ट अपना जो पार्ट बच गया है जिसका नाम है हृदय एवं परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग, इन रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारे जो ये लेसन होगा वो समाप्त हो जाएगा। इसमें बहुत सारे रोग होते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट रोगों की हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है रोग उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप हमने निलय शिथिलन, निलय संकुचन इन सब की बात की थी। उसमें हमने देखा था कि जो निलय संकुचन होता है उसका मान क्या होता है, 120 होता है और संकुचन का 120 होता है, जबकि अनुशिथिलन का मान होता है 80। तो उच्च रक्तचाप में होता क्या है कि रक्त दाब जो होता है, धमनियों पर लगने वाला जो दाब होता है, उस समय संकुचन का जो दाब होता है वो कभी कभी 140 तक चला जाता है, 140 तक चला जाता है, 120 से 140 तक चला जाता है। और ये जो अनुशिथिलन जो दाब होता है वो 80 से ऊपर बढ़ जाता है, यानी कि कुल मिला के रक्त का जो दाब होता है वो 120 से 120/80 mmHg से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हृदय पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। हृदय पर प्रेशर पड़ने की वजह से इससे नुकसान क्या होगा, ये जो है हमारा जो मस्तिष्क जो होता है, हृदय जो होता है तथा जो हमारी किडनियां होती हैं उन पर ये बुरा प्रभाव डालता है, उन पर बुरा असर डालता है। दूसरा देखते हैं हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग, इसमें क्या हो गया कि धमनियों में वसा और कैल्शियम का जमाव होने से इनका व्यास जो है वो कम हो जाता है। जो धमनियां होती हैं इनकी आंतरिक सतह पर क्या हो जाता है, कैल्शियम और वसा का जमाव हो जाता है।
जमाव होने की वजह से इनके बीच का जो स्थान होगा, इनका बीच का जो व्यास होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो अब इसमें क्या होगा, रक्त दाब अधिक लगेगा, रक्त तेजी से प्रवाह करेगा तो दाब अधिक लगेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रक्त दाब अधिक लगने लग जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हृदयपात। हृदयपात क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा कि हृदय शरीर को रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसमें पूरी तरह से, इसमें भी क्या होता है कि धमनियों का या शिराओं का जो धमनियों का जो है वो व्यास कम होने की वजह से रक्त जो है पूरी मात्रा में जितना पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में हमारे ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हृदयपात कहते हैं। ठीक है, हृदय से रक्त जो है, शुद्ध रक्त जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हृदय शूल। हृदय शूल क्या होता है, धमनियों में रक्त का थक्का जम जाता है जिससे सीने व कंधे में तेज दर्द होता है। जो धमनियां होती है उसमें रक्त का क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। रक्त का अगर थक्का जम जाएगा तो रक्त प्रवाह नहीं हो पाएगा, शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सीना होता है और कंधे जो होते हैं, सीने और कंधे में थोरेसिक कैविटी और जो हमारे कंधे होते हैं उनके अंदर तीव्र दर्द होता है, तेज दर्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कपाटीय रोग। कपाटीय रोग क्या होते हैं, हृदय के अंदर जो आलिंद और नीले होते हैं उनमें कपाट होते हैं। अब उनके अंदर क्या होगा कि हृदय के कपाट ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। हृदय के कपाट ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते। हृदय के कपाट क्या कार्य करते हैं, रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है आपस में मिल जाता है। शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ये दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे शरीर के अंदर जो है वो शुद्ध रक्त सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है तथा अशुद्ध रक्त जो है फिर से वापस हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हृदय अवरोध। हृदय अवरोध क्या होता है, एसिनोड। एसिनोड हमने पढ़ा था, हम जिसे कहते हैं पेस मेकर भी कहते हैं हमारा, तो हमारे हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं। वहीं से जो है आवेग उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे नोड से जो उत्पन्न आवेग है वो नीले तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे नोड जो होता है, हमने ऐसे नोड को पढ़ा था, ऐसे नोड कहाँ पर होता है, ऐसे नोड जो है कहाँ पर होता है, आलिंद के अंदर होता है। आलिंद के अंदर होता है, किस आलिंद में, यहाँ पर होता है। इस स्थिति में दाएं आलिंद के ऊपर की ओर दाईं तरफ जो है ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड से फिर कहाँ आवेग जो होते हैं, आवेग निकल कर कहाँ जाते हैं, ऐसे नोड से एवी नोड तक जाते हैं। एवी नोड से आगे की तरफ आगे जो है क्या निकलते हैं, एक पुरकिंज तंतु कह सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं हिंज के बंडल। सर्वप्रथम जो है एक संरचना निकलती है जिसे कहते हैं हम हिंज के बंडल, और हिंज के बंडल से आवेग जो है पुरकिंज तंतु में जाते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे नोड से जो आवेग निकलेंगे वो क्या होंगे, वो नीले तक नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, नीले तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हिंज के बंडल से ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। हिंज के जो बंडल होंगे वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगे यानी कि इसके अंदर आवेग नहीं होगा, ये धड़कना बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिकार्डियासिस, कार्डियाटिस। तो इसमें क्या होता है कि हृदय आवरण जो होता है, हृदय आवरण हमने पढ़ा था, हृदय का आवरण जो दो आवरण युक्त होता है, हृदय सबसे बाहर की ओर दो आवरणों से ढका होता है, उनके अंदर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से हृदय जो होता है वो भारी भारी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। और इनमें क्या होता है कि धमनियों के अंदर वसा का जमाव हो जाने के कारण रक्त की आपूर्ति जो है वो रुक जाती है। जो धमनियां होंगी इनके अंदर की ओर क्या होगा, वसा का जमाव हो जाता है, वसा जमाव हो जाता है, जिससे क्या होता है, रक्त जो है हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जिनका शरीर भारी होता है, जिनके अंदर शरीर के अंदर वसा का जमाव, या हम यूँ कहें कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में हम क्या कह सकते हैं कि उनके शरीर के अंदर जो है वसा अधिक जम जाता है। वसा अधिक जमने की वजह से इनकी जो धमनियां होगी जिनके अंदर वसा अधिक जम जाएगा तो बीच का जो स्थान होगा, रक्त के धमनियों के बीच का जो स्थान होगा वो कम हो जाएगा, जिससे जो ब्लड होगा वो अधिक प्रेशर से बहेगा तथा शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाएगा और हृदय जो है काम करना बंद कर देगा। इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहा जाता है।
तो ये जो थे हमारे हृदय एवं परिसंचरण संबंधी कुछ प्रमुख रोग थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लेसन जो है यहीं तक था, यहीं पर ये समाप्त होता है। हाँ, तो इस क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, या फिर आगे जो भी अपनी क्लास होगी उसमें मैं ये ज़रूर लेसन जो है, लेसन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर सॉल्व करूँगी। और आप ये भी ज़रूर लिख के बताएं कि अगला वाला जो लेसन है हमें कौन सा स्टार्ट करना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि हम वही लेसन जो है आगे कंप्लीट करें। बाकी हमारा जो कोर्स है वो आप टेंशन मत लीजिए, कोर्स जो है हम पूरा करवाएंगे, पूरा अपना कंप्लीटली जितना भी कोर्स होगा वो कंप्लीट करवाएंगे ज़रूर। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।